Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick-off में खुशामदीद. Thank you for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always, especially now that we've officially come to the end of the season 2024-2025 with the culmination of the UEFA Champions Trophy, जिसका final खेला गया in Munich on Saturday night between PSG यानी कि Paris Saint-Germain and Inter Milan. And what a match it was, especially for neutrals. जितने में न्यूट्रल से बात हो रही है इस मैच के बाद वो सब बड़े खुश नज़र आ रहे हैं जिस तरह से PSG ने परफॉर्म किया. 5-0 की स्कोर लाइन से इंटर मिलान को आउट क्लास किया. द बिगेस्ट कह सकते हैं थ्रैशिंग इन द यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल हिस्ट्री. वो भी वो टीम जो परसों से कोशिश करी थी टू गेट दिस कवर्डेड ट्रॉफी इन देयर ट्रॉफी रूम, जो हो ही नहीं पा रहा था. पिछले हम अगर 10 साल से PSG का मवाजना करते हैं, तमाम बड़े नाम यहाँ पे आए, यहाँ से गए, चाहे वो प्लेयर्स हों, मैनेजर्स हों. प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं, नेमार, एम्बापे, मेसी, उसके साथ साथ इब्राहिमोविच, कौन यहाँ नहीं खेल चुका. उसके साथ साथ मैनेजर्स की बात करते हैं, कार्लो एंचेलोटी यहाँ पर आए, थॉमस टुकल यहाँ पर आए, लॉरेंट ब्लॉ यहाँ पे आए, कोई उनाई एमरी यहाँ पर आए, बट कोई वो चीज़ ना कर सका जो लुई एनरिके ने करके दिखाई विद द यंगेस्ट टीम ऑफ PSG. उसमें अगर हम बात करते हैं 5-0 से जो PSG जीता है, उसमें 2 प्लेयर्स ऐसे थे जो 19 ईयर्स के थे, हु बिकेम द 3rd and 4th प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, जिन्होंने चैंपियंस लीग, जिन्होंने फाइनल के अंदर गोल स्कोर किया हो. तो बड़ा मज़ा आया ये मैच देखते हुए, स्पेशली द वे दीज गोल्स वर स्कोर्ड एंड द वे दीज प्लेयर्स परफॉर्म्ड. अगर हम उस्मान डेम्बेले की बात करते हैं, हर वक्त उनको कहा जाता था कि बड़े टैलेंटेड हैं लेकिन वो अपने आप को फिट नहीं रख पाते. जिस तरह से उन्होंने ये मैच खेला, जिस तरह से अगर हम डुए की बात करते हैं, 19-year-old द वे ही स्कोर्ड. फिर अगर विटीनिया की बात हो जाए, अगर उनकी डिफेंस की बात हो जाए, all round performance and outclassing the Italian giants Inter Milan. This was youth versus experience और लग रहा है कि this is now going to be an end of an era for Inter Milan. काफ़ी यहाँ पे भी हम नज़र हमें ओवरऑल होते हुए आएगा. ऑल्दो इंटर मिलान की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले 2 सीज़न पहले भी वो फाइनल के अंदर थे, वहाँ मैन सिटी से वो हारे थे, और इस दफ़ा के वो सीरिया के डिफेंडिंग चैम्पियंस थे. पिछली दफ़ा उन्होंने टाइटल अपने नाम भी किया था, तो जितना उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, आई थिंक इट्स अ लिटिल अनफेयर. तो इन सब चीज़ों का आज हम के बारे में बात करेंगे, सीज़न को रैप अप करेंगे. एंड ऑफकोर्स यूएफए का एक और टूर्नामेंट जो है कॉन्फ्रेंस लीग, वो भी खेला गया. द फाइनल वाज बिटवीन चेल्सी एंड रियल बेटिस, जो चेल्सी ने जीता 4-1 की स्कोर लाइन से. उन्होंने ट्रॉफी अपने नाम की, तो इसकी वजह से अब उनको प्रमोशन मिल गई है in the bigger ranks, a bigger tournament of UEFA. So lots to talk about today's program. Transfers की बात करते हैं तो कुनिया जो हैं बन चुके हैं पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, फ्रिम्पोंग आ चुके हैं लिवरपूल. अब बहुत चहमा गोयां चल रही हैं कि क्या ब्रूनो फर्नांडिस रहेंगे विद मैनचेस्टर यूनाइटेड या वो वहाँ जाएंगे अल हिलाल. कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, लेकिन अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो ऑथेंटिक आपके जो वॉइसेस होती हैं वो भी ये कह रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये मूव अप ऑन द कार्ड है. तो देखते हैं कि क्या will Manchester United be able to hold on to Bruno Fernandes, or will he move on to Al Hilal? So lots to talk about today's program. Let's get the show on the road. We have our usual suspects with us, not on my right but on my left, but speaking the right, speaking the truth, Usman Malik. How are you, sir? All well? All good. अल्तुमश, बिल्कुल चैंपियंस लीग के फाइनल पे हमारा ये जो एक नया सेट है, इस पे भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबको जी. और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम फाइनल को कवर कर रहे हैं आज. बट बिल्कुल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम PSG 14 साल पहले रिसर्जेंस हुई थी जब कतरी ने खरीदा था, स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट ने खरीदा था PSG को, और 14 साल तक उनकी एक ही तकदो थी, क्योंकि बहुत आसान था लीग 1 के अंदर हमेशा अपने आप को चैम्पियन, मतलब इतनी कंपटीशन नहीं थी. चैम्पियंस लीग उनका अल्टीमेट गोल था. और हमने देखा है कि 2020 में एक मौका मिला लेकिन बायर्न म्यूनिख के हाथों जो है. लेकिन फिर एक टीम है इंटर मिलान जो मैनचेस्टर सिटी को भी दे देती है ट्रॉफी बड़े आराम से तो नहीं कहूँगा, 1-0 की स्कोर लाइन थी, लेकिन यहाँ तो इट वाज सिंपली वन साइडेड मैच और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. फ्रॉम द वर्ड गो, 20 मिनट के अंदर 2 गोल हो गए, वहीं मैच खत्म था. फ्रॉम द वर्ड गो, क्या प्रेसिंग, क्या उनके जो एक तो खास बात ये है लुइस एनरिके की कि जिस तरह का उनको क्रिटिसिज्म झेलने को मिल रहा था वर्ल्ड कप के बाद, जब वो स्पेन के टीम के मैनेजर थे, साइडवे पासेस, कोई पेनिट्रेशन नहीं थी फाइनल थर्ड में. जो इन्होंने अपनी गेम दिसंबर में जाके चेंज की है, जो फिलॉसफी अपनाई है, उसने बिल्कुल उधेड़ के रख दिया, किसी टीम को आगे आने नहीं दिया. आप अंदाज़ा करें कि मैनचेस्टर सिटी एक तो प्रीमियर लीग क्लब के किलर मैं समझता हूँ PSG को, लिवरपूल को बाहर किया, हालांकि वो ही एक बड़ा एक मुश्किल कॉन्टेस्ट था. लुइस एनरिके ने भी खुद कहा, एस्टन विला वाला भी बड़ा ज़बरदस्त मैच था जिसके अंदर बहुत करीब वो हुआ.
तो क्या कमाल की परफॉर्मेंसेस रही, कोई टीम टेक नहीं सकती थी। इसीलिए इस विन को जो है बहुत ही ज़्यादा हेल किया जा रहा है, क्योंकि इतने एंगल्स और इतने स्टोरी लाइन निकल रहे हैं। पीएसजी का लुई एनरिके ने कहा कि हमारा तो हर मैच ग्रुप ऑफ डेथ का ही मैच था फ्रॉम द स्टार्ट। इस पर बात करेंगे जब तफसील से बात करेंगे। दूसरे मेहमान को वेलकम करते हैं। लतीफ़, वेलकम टू द प्रोग्राम। आई नो यू आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट एंड विद द न्यू सेट एज वेल। यस, थैंक यू फॉर हैविंग मी अल्तमिश, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। लेकिन लतीफ़, सॉरी आपको मैं वो कर रहा जी। हूँ, आप हर वक्त डिफरेंट एक एंगल लाते हैं। मैंने कहा अभी हमने यूएफए चैंपियंस लीग की तो हम बात करें, मैंने कहा आप स्टार्ट करेंगे अफ्रीका की चैंपियंस लीग, जहाँ पे अल-विदाद जीत चुके हैं। पिरामिड्स ने जीता ना, वो सनडाउन को हराया उन्होंने। सनडाउन से हराया ना। और अल-विदाद भी एक मोरक्को की जो क्लब है वो भी कुछ अभी रिसेंटली जीते। मैं हेडलाइन ही देखी थी, मैंने इतना डिटेल में पढ़ नहीं सका था। लेकिन अल्तमिश, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट ऑफ विद द ट्रांसफर राउंड अप, बिकॉज चैंपियंस लीग के बारे में तो ऑब्वियसली हम डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो एक क्लब जो बहुत ज़्यादा तेज़ी में मुझे नजर आ रहा है, दैट इज़ मैनचेस्टर सिटी। सबसे पहली बात तो ये कि जो पेप गार्डियोला के 3 असिस्टेंट्स थे उन सबको फारिग कर दिया गया है। पेप लाइंडर्स जो यर्गन क्लॉप के जो असिस्टेंट थे उनको अब मौका दिया जा रहा है टू जॉइन पेप गार्डियोलास बैकअप रूम स्टाफ एंड अलॉन्ग विद कोलो टोरो एज वेल। कोलो टोरो की भी बात हो रही है कि वो भी शायद ज्वाइन करेंगे। तो बैक रूम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पेप गार्डियोला नीड्स फ्रेश वॉइस, फ्रेश आइडियाज़, थोड़ी उनको ज़रूरत है। एंड प्लस और प्लेयर्स की भी अगर बात की जाए तो 2 बहुत स्ट्रांगली जो उनको लिंक किया जा रहा है, एसी मिलान के टिजानी राइंडर्स नंबर 8 पोजीशन पे वो खेलेंगे, एंड प्लस लियोन के रायन शर्की। ये दोनों डील्स मुझे लग रहा है कि क्लब वर्ल्ड कप से पहले हो जाएंगे, बिकॉज ताकि वो प्लेयर्स हिस्सा बन सकें। एंड प्लस फुल बैक पोजीशन के ऊपर भी काफ़ी अब मूवमेंट शुरू हो गई है। वुल्व्स के जो एट नूरी हैं लेफ्ट बैक, वो ही इज़ प्राइम टू जॉइन मैनचेस्टर सिटी एज वेल। तो काफ़ी तेज़ी के अंदर हैं वो, नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड फ्लोरियन वर्ड्स का भी कुछ बता दें कि फ्लोरियन वर्ड्स तो वो तो डील तक आई थिंक द हाईएस्ट ट्रांसफर फी 130 मिलियन यूरोस पैकेज है। अभी वो नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन आई एम श्योर 99% आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो 100% हो ही जाएगा। कुछ दिनों की बात है, सिर्फ वो एड ऑन्स वगैरह और इस किस्म की छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं। ओवरऑल पैकेज में कोई मसला नहीं है। और ऑफ कोर्स जैसा आपने बताया, यूनाइटेड ने कूनिया साइन कर लिया 62 मिलियन, दैट्स अगेन अ बिग डील। और लियाम डेलैप, द वन स्ट्राइकर हु वाज कवेटेड बाय एवरीवन। आप न्यूकासल यूनाइटेड, एवर्टन, मैनचेस्टर यूनाइटेड, नॉटिंघम फॉरेस्ट, प्लस इटली के अंदर भी उसकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा। आखिर में मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी रह गया था, बट ही चोज टू गो विद चेल्सी सिंपली बिकॉज एंजो मैरेस्का के साथ तो पहले खेल चुके हैं जब वो मैन सिटी में थे, प्लस कोल पामर, प्लस जो शील्ड जो डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं ऑफ फुटबॉल, तो उनसे एक अच्छी टीम को पूरी अच्छी तरीके से वाकिफ थे। ऑब्वियसली चैंपियन लीग फुटबॉल तो इस वक्त चेल्सी ही ऑफर कर रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड तो अभी कोसों दूर है। सो इट वाज अ सिंपल डिसीजन फॉर हिम, एंड आई एम श्योर दैट्स नॉट द ओनली स्ट्राइकर दैट चेल्सी इज गोना गेट। एक और ह्यूगो इकेटिके जो हैं वो भी बात हो रही है कि वो भी डील हो जाएगी। आर्सेनल को सोच रहे हैं या अभी वो नेक्स्ट सीजन? आर्सेनल ने ज़ुबिमेंडी की तकरीबन डील हो गई है इन सेंट्रल मिडफील्ड, तो वो मैं शायद समझ रहा हूं थॉमस पार्टी की रिप्लेसमेंट होंगे। Before we come to the final now, पोस्टेकोग्लू को देख रहे हैं आप विद स्पर्स, या इस हफ्ते उनका डिसीजन हो जाएगा? उनका तो सैकिंग का आ रहा है, बल्कि एक और न्यूज़ ये है कि जॉनी हाइटेंगा जो है, जो लिवरपूल के असिस्टेंट कोच है, वो आईएक्स चले गए। बिल्कुल। और अब यही सुनने में आ रहा है कि डर्क काउट वुड बी फेवरेट्स टू टेक ओवर जॉनी हाइटेंगा's रोल। तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, बट आई थिंक अगर ट्रांसफर मार्केट की बात करें तो 3 डील्स, फ्रिम्पोंग, मिलोस कर्कस और फ्लोरियन वर्ड्स, ये होपफुली हमें इस हफ्ते जो है ना नज़र आ जाएंगे। बल्कि इनफैक्ट मैं आते हुए पढ़ रहा था, शायद मिलिनकोविच साविच की बात हो रही है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनको भी बहुत क्लोज लिंक किया जा रहा है। तो लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है। थ्रू आउट द समर वी विल बी कीपिंग यू अप टू डेट with the latest transfers and of course the Club World Cup जब शुरू होने वाला है, and UEFA Nations League के semi-finals भी होने वाले हैं, and I don't understand why UEFA Nations League takes place, but it does, so we will be covering it, something to talk about. But पहले हम highlights देख लेते हैं, this amazing final between PSG and Inter Milan. In fact, I'll change the adjective, a one-sided final between PSG and Inter Milan. उसके highlights देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। एंड 93 के बाद पहली दफ़ा एक फ्रेंच टीम जो है यूएफए चैंपियंस लीग जो अपने नाम की, और किस स्टाइल में उन्होंने ये ट्रॉफी जीती। 5-0 से इंटर मिलान को हराया। मेरे हिसाब से तो 20वें मिनट में मैच ख़त्म हो चुका था व्हेन पीएसजी वेंट 2-0 अप। एंड यहाँ पर जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है इनके यंगस्टर्स की, एंड ऑफ कोर्स लुई एनरिके, जिस तरह से उन्होंने इस टीम को लीड किया इस पूरे कैंपेन में। अगर शुरू में हम देखते हैं तो ये आर्सेनल से हारे, और इनका जो ब्रेस्ट है उनके साथ एक मैच ड्रॉ होता है, एथलेटिको मैड्रिड से हारते हैं, बायर्न म्यूनिख से हारते हैं, एंड तकरीबन इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन फिर इनको एक लाइफ लाइन मिलती है, और जब ये हराते हैं लाइप्जिग को और फिर मैन सिटी को, उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग बैक।
every match they bamboozled their opponents. The only match they lost was at Villa Park versus Aston Villa, लेकिन aggregate पे वो आगे निकल गए थे, and we also उसके बाद उन्होंने क्या किया हर टीम के साथ, arguably the best team in Europe right now, and उसके साथ साथ even जो डुए हैं एक सुपरस्टार उभर के सामने आए हैं, उस्मान डेम्बेले, what a performer, जी उस्मान। जी एक पार्क डी प्रांस में भी लिवरपूल से 1-0 हारे थे, जिसमें 28 शॉट्स इनके टारगेट पे थे और लिवरपूल का सिर्फ एक ही शॉट था। 28 शॉट्स ओवरऑल थे। ओवरऑल इनके 28 शॉट्स थे। आई मीन दैट वाज लाइक अ फिनोमिनल गेम जिसके अंदर जो हमारी शुरू में बात हुई थी ना कि इसी चीज़ के बारे में, जो मैचेस हारे भी हैं, मैं लुई एनरिके का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे थे आफ्टर लूजिंग दिस मैचेस कि द एंटायर कैंप ऑफ पीएसजी, ऑल्दो दे हैड लॉस्ट एंड दे डिडंट हैव पॉइंट्स ऑन द पॉइंट्स टेबल, बट दे वर सैटिस्फाइड, क्योंकि उनको पता था कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जो रिफ्लेक्ट कर रही है सब पॉइंट्स टेबल के ऊपर, इवन इन दीज लॉसेज एज वेल, सो दे न्यू दे वर परफॉर्मिंग वेल, इट वाज जस्ट अ मैटर कि व्हेन दे विल बी एबल टू कन्वर्ट, एंड देन व्हेन दे स्टार्ट कन्वर्टिंग वी सॉ व्हाट हैपेंड। 24 टीम्स ने क्वालिफाई करना था नेक्स्ट राउंड के लिए और उसमें 22nd नंबर पे पीएसजी था, और वो भी एक टाइम था जिस वक्त ये सोचा जा रहा था कि आसर आए यही हो रही थी कि आइदर सिटी विल बी एलिमिनेटेड और पीएसजी विल बी एलिमिनेटेड, लेकिन आई थिंक दे जस्ट फाउंड देयर ऑरा। आई मीन जो टीम के अंदर है क्या ब्रिलियंट। हम ये बात करते हैं कि एम्बापे जब इस टीम का हिस्सा थे तो आपको पता है एम्बापे नेवर ट्रैक बैक, और जब वो यहाँ से गए हैं पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी जिस तरीके से दे ऑल डिफेंड टुगेदर, दे ऑल अटैक टुगेदर, और जिस तरह से उनकी प्रेशर वो इन्फ्यूज़ करते हैं ओपोनेंट पे, कोई चांस ही नहीं देते। ख़ास तौर पर दिसंबर के बाद जो चेंजेस आई, जिस तरह की एक बिल्कुल हाई पेस फुटबॉल लुइस एनरिके, विच इज़ वेरी अनलाइकली ऑफ हिम। अगर हम देखें उनकी टिकी टाका स्टाइल फुटबॉल, और जैसे हमने बात की कि स्पेन के वो मैनेजर रहे और बल्कि क्वेश्चन मार्क्स थे कि क्या ये करेंगे, क्या तब्दीली लेके आएंगे, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि अंडर 23 के 5 ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस वक्त प्रॉब्ली यंग इमर्जिंग प्लेयर बनने वाले हैं। इवन बारसा के अंदर आंसू फाती, लमीन यमाल, इन सबको ये ऊपर लाने वाले ये थे, एंड इधर भी जितने यंग प्लेयर्स हैं इनके अंदर उन्होंने स्टार्ट खेलना शुरू किया। जी लतीफ़ क्या कहेंगे इसके बारे में? लमीन यमाल का क्रेडिट तो खैर मैं शावी को दूंगा, बिकॉज जब पीएसजी के अंदर थे उन्होंने खुद अपने पैसे भी कंट्रीब्यूट किए थे लमीन यमाल को एजुकेशन के। एग्जैक्टली उन्होंने वो कुछ वक्त किए होंगे बिल्कुल, लेकिन मतलब ऑब्वियसली शावी ने उनको फर्स्ट टीम डेब्यू दिया था, तो मतलब उनका रोल तो मैं बार्सिलोना की रिसर्जेंस पे कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बट लुइस एनरिके, उसे तो उस्मान बता रहे हैं दिसंबर के बाद चेंजेस हुए, तो भाई चेंज क्या था? चेंज सबसे बड़ा ये था उस्मान डेम्बेले को जब नंबर 9 पे उन्होंने मूव किया अल्तमश, तो वो कुछ सोच नहीं सकता था कि भाई एक विंगर को आप नंबर 9 पे खिला रहे हो। नंबर 9 पे आने के बाद फिर जो उन्होंने उनका फॉर्म जो अपटेक हुआ है, जो उस पोजीशन को उन्होंने अपने स्टाइल में इंटरप्रेट किया है, ठीक है। उनको पता था कि कब पीछे जाके मिडफील्ड में बॉल जाके प्रेस करनी है, बॉल कलेक्ट करनी है, उसके बाद फिर और लोगों के लिए भी स्पेस बनानी है, तो बहुत एक्सेप्शनल एक वो मूव था। लेकिन इस मैच के अंदर अल्तमश देखें, इंटर मिलान की जो टैक्टिक थी वो ये थी कि पहले 20 मिनट में हम सिर्फ पीछे रुक के जरा प्रेशर ऑब्जॉर्ब करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू हिट ऑन द इन द सेकंड हाफ। जब पीएसजी का प्रेस थोड़ा टायर डाउन कर जाएगा, लेग्स थोड़े उनके वीक हो जाएंगे, तो हम सेकंड हाफ में कुछ करेंगे। लेकिन पहले हाफ में ही 2 गोल आ चुके थे, एंड वो जो इतना रिलेंटलेस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेसिंग थी पीएसजी की, प्लेयर लाइक डेम्बेले प्रेसिंग एंड डिफेंडिंग, और फिर अगेन एनरिके 8 और 9 गोल्स। आई मीन इवन मैं एनरिके के साहब की बात उन्हें साहब ही कहूंगा आफ्टर देयर परफॉर्मेंस के, जिस तरह से पहला गोल हकीमी स्कोर करते हैं, बट जो उसकी पासिंग रेंज थी, जिस तरह से उन्होंने खोल के रख दिया था इंटर मिलान को। अच्छा, हकीमी का आपने जिक्र किया, हकीमी इज दैट वन पर्सन हु प्लेज एट राइट बैक, जिसने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और अब फाइनल तीनों स्टेजेस में स्कोर किया उन्होंने। एंड और जो सेकंड गोल था स्पेशली, वहां पे वो गोल स्टार्ट वहां से हुआ था कि पाचो, वो बॉल बेसिकली कॉर्नर के लिए बाहर जा रही थी, पाचो ने किक की बॉल और बिल्कुल आखिरी सेकंड के ऊपर अंदर उसको प्ले में रखा, मेंटेन किया। डेम्बेले का बैक पास था व्हिच स्टार्टेड द मूव। व्हाट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इट वाज। वो विजन था, उनको पता था कि भाई विटिनिया का रन आने वाला है, मतलब ये टेलीपैथी थी ना, मतलब इसे कहते हैं विजन। यस ये होता है विजन सर, विजन है सर। विजन है एब्सोल्युटली, एंड वही विजन ऐसा था कि फाइनली पार्क डी फ्रांस में, पार्क डी प्रिंसेस में रादर, वहाँ पे उनको मौका मिला कि वो ट्रॉफी लेके जाएं और अपने फैंस के सामने सेलिब्रेट करें। लेट्स हैव अ लुक एट द विजुअल्स एंड सेलिब्रेशंस ऑफ द पीएसजी फैंस एंड द टीम, हाउ दे सेलिब्रेटेड आफ्टर विनिंग दिस ट्रॉफी। We are the champions in the background by the legendary rock band Queen playing at the Parc de France, Parc de Princes rather, and वहाँ पे जो PSG सेलिब्रेट कर रहा है अपने फैंस के सामने। पिछले कुछ सालों से हम ये ज़रूर देख रहे थे कि whenever PSG lost, people had a field day making fun of them, but things have completely changed. In fact, now this team has become the blueprint in the rest of Europe and football as well, कि how to
ग्रूम द यंगस्टर्स, एक टीम बना के खेलना और किस तरह से रिजल्ट्स आ सकते हैं। और बिल्कुल इस बात पे बहुत बात की जा रही है, ऑल्दो एम्बापे, नेमार सब ने कंग्रेचुलेट किया, लेकिन कितना इनके जाने से स्पेस बनी और टीम में चेंजेस आए तो हमें ये रिजल्ट जो है सामने हमें देखने को मिला है। एंड आई थिंक लुई एनरिके हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट कि एम्बापे के साथ ट्रैक बैक नहीं करते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू टू ग्राहम हंटर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास पूरा इस टीम का कंट्रोल नहीं था क्योंकि आप एम्बापे को कुछ नहीं कह सकते थे, बट जब से वो गए तब से ये टीम पूरी अब मेरी हो चुकी है, अब ये सीज़न और भी बेहतर होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एलीट प्लेयर्स हैं, एम्बापे हो गए, नेमार, उनकी एक अपनी से होती थी हमेशा से और बड़ा मुश्किल होता था कि ड्रेसिंग रूम को आप किस तरह से यूनाइट रखते हैं। लेकिन जिस तरह से लुइस एनरिके ने इस टीम को बिल्ड किया और एक वाकई टीम बनाई है। टोनी क्रूस ने कहा था एम्बापे जब रियल मैड्रिड गए हैं तो उन्होंने ये बात की थी कि टीम ये होती है, अगर रियल मैड्रिड भी अगर उसी फिलॉसफी पे चलेगा तो डेफिनेटली इट वुड रियली वर्क मैजिक। और जैसे हमने बात की कि कितने यंग प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, जैसे बार्सिलोना की टीम के अंदर भी हम देख रहे हैं बड़े उभरते हुए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे डुए, बाकोला, एमरे जो उनका एक यंग मिडफील्डर हैं, फिर उसके बाद नेविस जिन्होंने चौथा गोल किया, मायोलो, बिल्कुल क्या इनके पास टैलेंट आ रहा है। और अगले 10 साल या अगले हम इवन क्लब वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो आई थिंक PSG इज़ अ टीम टू लूज, बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और जिस तरह से उन्होंने धोया है टीम्स को। अगर हम देखते हैं, मैं ये समझता हूँ इंटर मिलान वो वेरी लकी कि उन्होंने बिल्कुल आखिरी मिनट में बार्सिलोना को ओवरकम कर दिया। और इससे पहले भी बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट भी हैरी केन ने सिटर जो है वो मिस कर दिया था, वो क्वालिफाई कर गए, लेकिन देयर वाज नो मैच, देयर वाज नो प्लानिंग अगेंस्ट अ वेरी गुड। आपने बड़े अच्छा पॉइंट उठाया कि इट वाज मैन अगेंस्ट बॉयज़, लेकिन बॉयज़ जो हैं वो इतने उभर रहे हैं। तो आई थिंक जो क्वालिटी और जिस तरह से टीम बनाई है, और ख़ास तौर पे जब ये सेलिब्रेशंस हो रही थी, उन्होंने जिस तरह से डेडिकेट किया अपनी बेटी को जो कैंसर से जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई बिल्कुल, और उनको भी डेडिकेट किया। तो आई थिंक इन्होंने खुद ने किया। और जो PSG के फैंस हैं, जो अल्ट्राज हैं, उन्होंने जो टीफो बनाया था एनरिके के लिए, हमें तो डिफरेंट ही क्लब और फैंस नजर आ रहे हैं जी। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, 14 साल पहले जब ये रिसर्जेंस हुई, हमने देखा बड़े बड़े एराज आए, अब्रामोविच वो खेले, कवानी टीम का हिस्सा थे, फिर मेसी, नेमार, हमने बड़े बड़े टाइम देखे, लेकिन PSG इस गोल को नहीं हासिल कर सका था। 90s में भी एक ऐसा टाइम था, PSG एक थोड़ी सी रिसर्जेंस उनकी आ रही थी, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो गए, लेकिन सिर्फ इस दिन के लिए जिसके लिए इतनी वो कोशिश की, इतने महंगे महंगे खिलाड़ी खरीद के आप नहीं जीत सके। और ये टीम जिसमें कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, उस्मान डेम्बेले भी अभी उभरे हैं एज अ स्ट्राइकर, हमने देखा है, लेकिन पूरी टीम ने आपको जो है वो चैंपियंस लीग जिताई है। यस, लास्ट फ्रेंच टीम जो जीती थी 93 में मार्सेई थी। लेकिन जब सेलिब्रेशंस की बात हो रही है, अगर आप क्योंकि फॉलो टेनिस वेरी रेगुलरली एज वेल, इवन एट द फ्रेंच ओपन टुडे वो ट्रॉफी पड़ी हुई थी, साथ में नसीर अल खलीफी बैठे हुए थे और साथ उस्मान डेम्बेले भी थे। एंड एक और जो पॉइंट है क्वारात्स्खेलिया का, क्योंकि हम उसको काफ़ी फॉलो करते हैं, मैं और आप, नापोली से वो यहाँ आते हैं और चैंपियंस लीग जीत जाते हैं। वो देखिए एनरिके और जो लुइस कैंपोस हैं जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने यस, थैंक यू फॉर रेजिंग दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका। बिल्कुल, उन्होंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन की है PSG में। ही वाज लिंक्ड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड जॉब, बट ही चोज टू स्टे एट PSG टिल 2027। तो वो भी उनका एक रोल था कि उन्होंने ही सारे प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया था, बिकॉज देखें जो ओरिजिनल प्रपोजल लेके PSG का वो लुइस कैंपोस ही गए थे एनरिके के घर पे, और वहां पे उन्होंने कहा था कि भाई जैसा तुम चाहते हो उसी तरीके से सब कुछ होगा, द क्लब विल रिवॉल्व अराउंड यू नॉट द प्लेयर्स। तो यही एक एश्योरेंस थी जो उनको चाहिए थी। और देखिए, that was a very fun interview, I also read that, और उनका यही था कि if somebody wants me they have to come to my house in the hills of Spain, I think somewhere in Catalonia, absolutely, and they have to convince me how much they want me as well. That shows the self confidence, the self belief। और देखिए उन्होंने इंटरव्यू किया था चेल्सी को और टॉटनहम हॉटस्पर्स के लिए भी, लेकिन वहां पे नखरे इतने ज्यादा थे कि भाई वो कहते थे कि आप हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड पे आओ, हमारे पास आओ, हम बिलियनर ओनर्स हैं, हम फैसला वहां पे फैसला होगा। अच्छा, लेकिन फिर बिल्कुल आपने एक बात सही की है, नसीर अल खलीफी जो है उन्होंने इनसे कहा जब ये आ गए कि देखें यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, हम तो बहुत कोशिश करें चैंपियंस लीग जीतने की, लेकिन आप ना ही जताएं तो कोई बात नहीं। उन्होंने आगे से कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, डे वन से यहाँ काम होगा, वो Exactly. वो जमाना नहीं है क्या मैं प्रोजेक्ट बनाने नहीं आया, मैं डे वन से काम करने आया। Absolutely, बिल्कुल स्पॉट ऑन आपने बात की। और नासिर अल खलीफी ने फिर देखिए जिस तरीके की सपोर्ट दी, सबसे पहले उन्होंने आते के साथ बोला कि भाई ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर मुझे एक क्रेन चाहिए, कि मुझे एक बर्ड्स आई व्यू चाहिए, मैं ताकि प्लेयर्स को उस तरीके से मैं एनालाइज करूंगा। तो खास लुइस एनरिके के लिए फिर ट्रेनिंग ग्राउंड पे क्रेन लगाई गई जहां से वो बर्ड्स आई व्यू आया। तो मतलब पूरे क्लब ने एज अ होल, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। एंड इट्स नॉट जस्ट मेसी एम्बापे,
नेमार जिनको खैर बात किया, मार्को विराटी जो मिडफील्ड Yes, के इंजन थे, yes. उन तक को लुइस एनरिके के कहने पे मतलब खैर बात कह दिया। पीएसजी ने बिल्कुल भी एक मिनट भी सोचा नहीं कि भाई हम इतने सीनियर लीडर को कैसे जाने दें, बिकॉज ट्रस्ट था उनका कि भाई उनको यकीन था कि यार ये बंदा जिसको हम लेकर आए ये हमें सक्सेस दिलाएगा, और फिर ऑब्वियसली सक्सेस आई, नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड मतलब इस मैच की अगर हल्की सी मैं बात करूं अल्तमश, तो पहले हाफ के अंदर जो मार्कस तुराम के पास और अचर्बी के पास जो हेडर्स मिले थे ऑफ द कॉर्नर्स, अगर वो उनमें से एक शायद कन्वर्ट होता तो सेकंड हाफ में कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट कर पाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। डोनारुमा तो बिल्कुल फ्री बैठे थे, सिर्फ एक ही सेव था उनका पूरे मैच, लेकिन एंड में हमें वो डाइव मारते हुए नजर आए वो। 70 मिनट्स तक तो एक शॉट ऑन टारगेट नहीं था अल्तमश, आप अच्छा, अंदाजा इसीलिए लगाएं। जो है इटालियन फैंस जो इंटर मिलान के फैंस नहीं बाकी क्लब्स को सपोर्ट करते हैं, वो हमें इटली के सड़कों में नजर आई जनाजा निकालते हुए इंटर मिलान का, जरा उसको भी नजर डालते हैं। ये जी जैसे हमने देखा कि इटालियन फैंस जो हैं जनाजा निकाल रहे हैं इंटर मिलान का, बट इज इट फेयर कि इतना हार्श क्रिटिसिज्म अब इंटर मिलान के ऊपर हो रहा है? देखिए इंटर मिलान का जो सीज़न अगर हम उसको रिव्यू करें, आखिरी दिन 1 पॉइंट से नेपोली से वो 1 पॉइंट से वो हार गए, उसके बाद फाइनल इतनी बुरी तरह से हारे हैं कि आई थिंक इट्स टोटली एम्बैरसिंग। तो अगर हम मवाजना करें तो हम मवाजना तो आर्सेनल से कर सकते हैं इंटर मिलान का, जिस तरह से आर्सेनल का सीज़न गया है कि दूसरे नंबर पे फिनिश किया है, ठीक है 1 पॉइंट का गैप बहुत ज़्यादा था, इसी तरह चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में वो बाहर हो गए। तो इस सीज़न के अंदर whoever comes second, that's not any position, I mean to be honest, I mean winner is winner। तो अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर हम ये देखें कि नेपोली को चेस करते करते जिस तरह से बर्न आउट हुए थे प्लेयर्स, हमने देखा था सेमीफाइनल के अंदर भी चोराम और मार्टिनेज जो हैं वो अपनी टांगे ड्रैग करके जो है वो मैच खेल रहे थे, जिस तरह से बर्न आउट हुए हैं और पूरा सीज़न खेल के, तो आई थिंक उनके टांगों में जान ही नहीं थी, और मैं समझता हूँ बेंच भी इस तरह की नहीं थी कि कोई ऐसी सपोर्ट मिल सकती। तो राइटली सो, डिजर्विंगली चैंपियंस लीग फाइनल उनके लिए ख्वाब ही रह गया, बिकॉज ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ किया नहीं, और वो याद भी नहीं करेंगे कि 2025 में 5-0 की स्कोर लाइन से जो है worst ever in the history of the Champions League final। जी लेते 5 गोल के मार्जिन तो कभी कोई हारा ही नहीं है। 4 गोल हमने बिल्कुल देखे थे 63 के अंदर, रियल मैड्रिड वर्सेस फ्रैंकफर्ट, बट आपने देखे थे 63 में? नहीं, मतलब हमने हाइलाइट्स वगैरह देखी हैं, मतलब सुना है हमारे दोस्त काशिफ ने देखा होगा। 100% वो तो बिल्कुल उन्होंने स्टेडियम में मौजूद होंगे वो तो वहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन अल्तमश, अच्छा मैं तो कहूँगा थोड़ा अनफेयर है इंटर मिलान के साथ कि ठीक है कोपा सुपर कोपा का भी फाइनल वो हारे थे एसी मिलान के साथ, फिर कोपा इटालिया का जो सेमीफाइनल के अंदर वो आउट हुए थे वो अगेन अगेंस्ट एसी मिलान, और जो नेपोली के अंदर अल्तमश जो लास्ट डे ऑफ द सीजन था उसके अंदर लात्सियो के खिलाफ 90 वो इंजरी टाइम के अंदर जो एक पेनल्टी मिली थी, मतलब दे वर सो क्लोज टू बीइंग इटालियन चैंपियंस, तो ऐसा मतलब राइट ऑफ नहीं कर सकते। दे स्टिल हैड अ सक्सेसफुल सीजन। अल्तमश 3 साल के अंदर 2 चैंपियन लीग फाइनल खेलना इट्स नॉट एन ईजी थिंग, आई मीन, लेकिन बात सारी ये है ना कि आप रिलाई करते हैं, उनका जो पूरा ट्रांसफर मॉडल है इट रिलाइज ऑन हायरिंग फ्री एजेंट्स। चानाहाग्लू को देख लें, मिकिटारियन को देख लें, मतलब जो बिल्कुल इनविजिबल थे मैच के अंदर। जो क्योंकि टांगे खत्म हो गई थी सेकंड जब मिडफील्ड बैटल, अभी भी यही होने वाला है, जो नया क्रॉप आएगा वो भी इसी तरह से, क्योंकि जो उनके ओनर्स हैं, जो हेज फंड के मैनेजर हैं, वो पैसा बिल्कुल नहीं खर्च कर रहे। दूसरा उनके प्रेसिडेंट का भी मैंने सुना था, सॉरी, कि जो है वो चैंपियंस लीग वाले दिन ही जो है इंतकाल हो गया, तो आई थिंक वो भी एक न्यूज़ थी जिससे प्रॉबेबली ये होता है कि प्लेयर्स पे असरअंदाज हो। वेरी सॉरी टू हियर अबाउट दैट, बट आई डाउट कि उस चीज़ ने इस चीज़ को वो इन्फ्लुएंस किया होगा। बट बैक टू पीएसजी एंड प्लेयर ऑफ द मैच वेंट टू द यंगस्टर 19-year-old डुए। जरा उनके हाइलाइट्स देखते हैं। Dembele जो है he went on to become player of the season as well in the Champions League and well deserved for both these players। दोनों PSG से उनको नॉमिनेट किया गया। जी बिल्कुल। कुछ लोग कंपैरिजन कर रहे हैं यंगेस्ट प्लेयर और लमीन यमाल से भी मवाजना किया जाता है डुए का, जिस तरह का उनका सीज़न गुजरा है। टोटल 15 गोल और 14 असिस्ट ऑल टुगेदर उनका ये रिकॉर्ड है इतनी कम उम्र के अंदर। जो उनकी परफॉर्मेंसेस है, राइट हैंड साइड पे डेम्बेले डेप्यूटाइज होते थे, अब वो जगह जो है उन्होंने अपने नाम कर ली है। और जिस तरह से वो रोटेशन होती है जो फाइनल थर्ड की है, क्या कवाटस स्कैलिया और डेम्बेले और डुए,
जैसे इंटरचेंज करते हैं और आपस में एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दैट्स फिनोमिनल। और राइटली सो, आई थिंक मैन ऑफ द मैच हैं, 2 गोल 1 असिस्ट। और अगर डेम्बेले की बात करें तो 49 मैचेस के अंदर 45 जो है वो गोल्स एंड असिस्ट की इन्वॉल्वमेंट है। तो अब अगर क्लब वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस आती है और ले जाता है तो मैं तो समझता हूँ बैलन डॉर के लिए भी डेम्बेले जो है ही शुड बी नहीं, वो तो लुई एनरिके ने कहा है ना, उन्होंने फाइनल के बाद ही कह दिया कि सिर्फ इस परफॉर्मेंस के ऊपर ही इनको बैलन डॉर दे दें, बिकॉज़ जो प्रेसिंग की है उन्होंने, जो डिफेंसिव ड्यूटीज अपनी निभाई हैं। अल्टीमेट चाचा डुए का मैं बताना चाहूँ कि ये कोई शोर शॉट नहीं था कि उनको स्टार्ट करेंगे फाइनल या पूरा सीजन उन्होंने स्टार्ट किया है। बारकोला एंड डुए की हमने देखा है कि स्विच करते रहते हैं, मतलब कभी कोई स्टार्ट करता है, कभी कोई दूसरा प्लेयर स्टार्ट करता है। और इस गेम के अंदर आई वाज सो हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड कि डुए डिड नॉट गेट अ चांस टू कंप्लीट हिज हैट्रिक, बिकॉज़ 68 मिनट पे जब उनको सब्स्टिट्यूट किया गया, बारकोला को 2 मौके मिले थे गोल स्कोर करने का, उन्होंने मिस किया था। और आई एम श्योर डुए पिच पे होते तो हैट्रिक इजीली कंप्लीट करते, बट नॉनदलेस 2 goals and an assist, like what a performance and what a night to shine on. मतलब that's the biggest stage की बात करें तो पहला असिस्ट था टू हकीमी, जिस तरह से उन्होंने वो दिया था, thing of beauty. Let's have a look at the goals which got PSG into the final and them winning the final as well. Good montage of all the goals PSG scored on their way to the final. उस्मान, कौन सा था आपका फेवरेट इसके अंदर? आई थिंक पहला वाले जो आप कह रहे थे। मुझे जो डेम्बेले का गोल था जब सिटी 2-0 से लीड कर रही थी और जिस तरह से वो वापस आए और उन्होंने जो है वो उनका वो जो गोल है वो मैं समझता हूँ बड़ा स्पेक्टेकुलर था। लेकिन आप ये देखें कि सारे प्लेयर्स जो हैं, अगर मिडफील्ड की बात करें तो तीनों मिडफील्डर्स जो हैं वो डबल फिगर्स में गोल और असिस्ट मिला के। अगर हम फ्रंट 3 की बात करें वो भी हम देखते हैं तो इसका मतलब गोल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, टीम वर्क बहुत ज़्यादा है और आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा किया जाता है। इवन डेम्बेले ने इतने नंबर्स ऑफ गोल्स शायद ही किसी सीजन में किए होंगे, 33 गोल्स जो है वो अभी तक ऑल टुगेदर उन्होंने कर दिए हैं। सीजन हम यही बात कर रहे थे कि वेरी टैलेंटेड बट इंजर्ड हो जाते हैं, बाहर रहते हैं। ये तो पूरा सीजन जो उन्होंने निकाला है, हैट्स ऑफ, क्या कहेंगे? बिल्कुल, और पूरा सीजन उन्होंने निकाला नंबर 9 की एक नई पोजीशन पे आने के बावजूद, और प्लस उस रोल को फिर अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया कि जहां पे मतलब ड्रॉप डाउन करना था, मतलब पीछे जाना था, बॉल रिसीव करना, रिसीव की अपने प्लेयर्स के लिए, अपने बाकी खिलाड़ियों के लिए स्पेस क्रिएट की बॉक्स के अंदर, सबको मतलब लेके चले। तो लीडरशिप जो उन्होंने दिखाई है। अच्छा, मैंने ये क्लिप देखी कि 10 मिनट की क्लिप थी, लुइस एनरिके एम्बापे को 10 मिनट सिर्फ ये समझाते रहे, माइकल जॉर्डन का एग्जाम्पल दिया उन्होंने पूरा कि भाई तुम गोल जब नहीं करते हो तो एटलीस्ट कम से कम डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट करो, ट्रैक बैक करो, फुटबॉल 11 लोगों की एग्जैक्टली द ग्रेटेस्ट एवर। 10 मिनट तक वो समझाया, उसके बाद अगले मैच में जो एम्बापे ने करना था वही किया। लेकिन यही सेम मैसेज ये डेम्बेले ने देखिए कितने अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया और फिर पूरी टीम को इसका कितना फायदा उठाया सबने। सो आई मीन ऑल क्रेडिट टू एनरिके एंड द PSG team. It's a lesson for him now at Real Madrid ke how he can change his ways and help the team, help Real as well. Absolutely. I think they're all following the Chelsea's footsteps ultimately, जो एक यूथ रेवोल्यूशन जो चेल्सी लेके चल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फ्रेंस लीग जिताई है प्लेयर्स ने। आपको भी लगता है उस्मान वाली बात आ गई है कहीं ना कहीं से चेल्सी बीच में? नहीं, मैं देखिए सेम मॉडल की बात कर रहा हूं ना, दोनों मॉडल से फॉलो कर रहे हैं। आपको ताने बाने ढूंढ रहे होते हैं लीग जीतने पे, इतनी तो मुझे प्रीमियर लीग जीतने पे नहीं है। मैं यूथ मॉडल की तरफ मैं बात इशारा दे रहा हूं। उस्मान भी कहीं ना कहीं से कोई चीज जोड़ लेते हैं, शायद बाहर का दरवाजा कलर चेंज हो गया तो वो भी देखें लिवरपूल की वजह से हुआ है। ऐसी आपने बात कर दी। सिमिलर मॉडल्स है ना अल्टीमेट, उन्होंने देखा फ्रेंच प्लेयर्स को रिक्रूट किया और यंग प्लेयर्स को रिक्रूट किया। चेल्सी भी यही कर रही है, फ्रेंच की तरफ नहीं जा रही, लेकिन जो अपना पूरा मॉडल है वो यूथ की तरफ जा रही है कि उनको पता है कि ये दे विल ग्रो टुगेदर। अभी इन्होंने एक ट्रॉफी जीती, आगे जाके दे विल ऑल गेट बेटर साइमल्टेनियसली। और फिर लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ दोस प्लेयर्स आर एक्चुअली नाउ रिटेन्ड एट चेल्सी एंड नॉट लोन्ड आउट टू लाइक न्यूमरस क्लब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो अच्छे नहीं होंगे उनको तो फिर लोन आउट करना पड़ेगा, इतने बड़े स्क्वाड को तो मेंटेन करना भी आसान नहीं है ना। सही बात है, उससे चेल्सी इतना बड़ा स्क्वाड मेंटेन करता है। 35-40 प्लेयर्स, आपको पता है डबल डेकर बस चाहिए होती है उन प्लेयर्स को, वो अगर ट्रिपल डेकर आनी पड़ेगी शायद इस समय में। बट लेट्स हैव अ लुक एट द बेस्ट गोल्स ऑफ चैंपियंस लीग 24-25. Some amazing goals over there. My favorite has to be Declan Rice versus Real Madrid. Yes, Usman, कौन सा वाला? बिल्कुल, डेक्लन राइस तो राइस क्या उनकी परफॉर्मेंस थी। दोनों बल्कि गोल, दोनों जो फ्री किक्स थी कमाल की। मो साला का बड़ा जबरदस्त कर्लर था, फिर क्वाराटस्केलिया नहीं सही कह रहे हैं, इज जस्टिफाइड बात है, इसमें तो कोई वो नहीं है। क्वाराटस्केलिया का बड़ा जबरदस्त गोल था, तो बड़े बेहतरीन गोल। लास्ट वन इन द फ्रैंकफर्ट गोल एज वेल। एग्जैक्टली बहुत देखें ये जो सीज़न है ना 2025 का, इसमें बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जिन्होंने पहली दफ़ा जो है ट्रॉफीज जीती हैं। तो बड़ा स्पेशल सीज़न है। मैंने आपको पहले भी बोला था, ये बड़ा पैशनेट
जो फुटबॉल को पैशन समझ के लोग करते हैं, उनके लिए बड़ा जबरदस्त सीजन थोड़ा था सा आई ये। थिंक ये हिंट कर रहे हैं कि क्रिस्टल पैलेस जीत गया, न्यूकासल जीत गया, एक चीज़ मैं चेल्सी अगर जीत गया। आपके- एक सर मैं जी, खत्म जी। कर लूं प्लीज, मौका दे दें। जी जी स्पर्स जीत गया, आर्सेनल कुछ नहीं जीत सिर्फ सका। एग्जैक्टली देखें, Colonia। आर्सेनल ने 158 ईयर से कोई यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीती, टॉटनम ने जीत लिया, चेल्सी ने कॉन्फ्रेंस लीग जिस पे बहुत खुश हो रहे हैं, वेस्ट हैम ने 2 साल पहले, तो लंदन की टीम से अगर हम बात करें तो एक बेचारी आर्सेनल ही रह गई है जो कभी भी कोई यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीती। तो उनको समझना चाहिए ना कि अब वो जितने ऊपर तक ला सकते थे आर्टेटा ले आए हैं, अब अगले लेवल पे 158 जाने के लिए, years, 150 अगले लेवल पे years, जाने ये भी के एक लिए record आपको है। एक इससे बड़ा मैनेजर चाहिए होगा ना, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं बहरहाल। लेकिन अल्टीमेटली बेस्ट गोल्स की ऑब्वियसली बात करें तो 2-3 शानदार कर्लर्स थे, 2 हमने फ्री किक्स देखी डेक्लन राइस की। आई मीन नो डाउट अबाउट इट कि इस सीजन जो क्वालिटी ऑफ गोल्स थी चैंपियन लीग की, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा सीजन रहा है। जो नया फॉर्मेट है, आई थिंक थम्स अप फॉर दैट, मतलब आई एम रियली सैटिस्फाइड विद इट। अच्छा, इसके अंदर अब जो अगले सीजन जो चेंज आ Yes, चुका है, हाँ। अल्टीमेट शो मैं बताता चलूं कि अब ये देखा जाएगा कि जो नॉकआउट स्टेज के अंदर Yes. होम लेग, जो होम टाई है, वो सेकंड लेग होगा उन टीमों का जिन्होंने ऊपर फिनिश किया है। Yes. इस दफा क्योंकि ये इस दफा चीज वो एडवांटेज जी, नहीं जा सका इन टीमों को बिल्कुल। जिन्होंने पहले ऊपर फिनिश किया बिल्कुल, था। इस दफा सिर्फ प्लेऑफ वाले राउंड के अंदर ऐसा था कि जो टीमों ने ऊपर फिनिश किया था उनको सेकंड लेग होम पे अवे सेकंड लेग मिला था होम पे। लेकिन अब ऐसा होगा कि हर नॉकआउट स्टेज पे सेकंड लेग एट होम उन टीमों को मिलेगा जो ऊपर फिनिश किए होंगे। तो ये इससे अल्टीमेट होगा ये कि जो एक इंसेंटिवाइज करेंगे आप लोगों को, टीम्स को, कि आप ज्यादा मेहनत करें ग्रुप स्टेज के अंदर, ताकि जितना जल्द ऊपर फिनिश करेंगे ऐसा ना हो उतना जाए कि फायदा पहले होगा। नंबर पे फिनिश करने वाली टीम 22वें नंबर की टीम से खेले और फिर out हो knockout जाए, और ये ना knockout हो हो बस। वो इस दफा हुआ। इस दफा हुआ। इस दफा हुआ। वो कौन सी टीम थी वो? आपको पता ही है, लिवरपूल वर्सेस पीएसजी। बिल्कुल सही है। चलें जी, आपसे कुछ देर पहले हमारी गुफ्तगू हुई फेमस एंड पॉपुलर फुटबॉल वेबसाइट goal.com के एडिटर मार्क डॉयल के साथ टू डिस्कस दिस फाइनल एज वेल एंड अदर टॉप यूरोपियन न्यूज़। लेट्स हैव अ लिसन, लेट्स शो यू एज वेल कि हमारी उनसे क्या बात हुई। Having you on the program, hope you've been well. I am indeed, yeah. Thank you very much, and thanks for having me on again. Absolute pleasure. So, Mark, let's talk about the Champions League final. PSG into Milan, 5-0. Nobody saw that coming, that's for sure, as we just discussed as well. But there's so many storylines coming out of PSG as well, given the fact that all these years they had so many superstars, but they couldn't win. They also had some box office managers as well. Still, they couldn't win. But now with this young team and this manager, they've pulled off something. One of the greatest victories in Champions League finals. How would you describe this for PSG and Luis Enrique? Yeah, historic, I suppose, is the word. As you said, they've experienced so many terrible failures over the years that the club kind of became synonymous with collapses and capitulations. You know, we all remember the 6-1 at Barcelona, and they've had all these disappointments over the years, and they were the nearly men of the Champions League. And I think a lot of people, kind of rather enjoyed, seeing them lose, because they threw so much money at this project. You said it was all about superstars, and even the year of Messi, Neymar, and Mbappe, and they never really seemed to focus much on building a proper team, a proper squad. It wasn't really about building like proper squad building. It was about just getting in as many superstars as possible. I think Al Khelafi himself referred to it as the bling bling era in terms of signings, that they were just going out and trying to get as high profile a player as possible, and kind of hoping that it would all come together. And as we saw, and as was obvious for many years, it was a very flawed approach to trying to construct a Champions League winning team. But they've got there in the end, as you say, by bringing in Luis Enrique, who's a fantastic coach, and who's undoubtedly proven himself one of the best coaches in Europe by winning treble with 2 different teams now. And a guy who the key to the success was obviously that he wanted players that were not only young and that he could mould, but also that we were willing to fight and work for the team. And it's an incredibly well balanced team. I think that's been obvious for the last 3 or 4 months, that when they took a little while to click. I mean, they played Arsenal at the start of the season in the league phase, and they were really poor. And Enrique said himself, like, we didn't win a single duel. But they just got better and better as the season went on, as they started to gel, because a lot of these guys are young, like João Neves and Desiree Doué, like, who was absolutely incredible in the final. So it was a triumph for proper squad building. And I don't want to make it out that they're some sort of plucky underdog, PSG or anything but that, because they've spent a lot of money on these young players. But it's just that we have to acknowledge the success in that they've shifted away from superstars and they've bought potential. And that potential was realised in spectacular circumstances on Saturday night. And whatever you think about the sports washing project at PSG and where the money comes from, they have been rewarded for shifting approach under Luis Enrique, under Luis Campos as well.
in targeting exciting young players rather than the high-profile players of the past, and it's paid off spectacularly. Absolutely. Mark, as you mentioned, the way they've targeted the young players, how will this now set as a blueprint for the other big clubs in Europe that they look more towards squad building and having a proper coach or proper manager there instead of buying superstar players? How will this set the tone for the rest of the big clubs now in Europe? Or will Yeah, no, it's a very good question. I think it's an impressive blueprint. I think you're even seeing a little bit of it at Barcelona. Obviously, Barcelona still trying to bring in high-profile players every now and then, but you've seen the success that they enjoyed with La Masia, and their best players at the moment have all come through the academy. So you see it there. I think Chelsea are trying something similar in the Premier League, but their approach in terms to the transfer market has been much more scattergun. They're buying as many young players as possible, but they are, with their Conference League, which is obviously not at the level that Chelsea want to be competing at, but you saw with them winning the Conference League, with getting back into the Champions League, they feel like that their approach is working as well, which is very similar to PSG, in that they're focused almost exclusively on bringing in young, talented players that have a very high ceiling or even a high resale value as well. So I do think a lot of people will have looked at this and go, yeah, this is the way to build a team. You go out and get, if you have the money. Now that's the other thing that I said it in the previous answer. They have spent an awful lot of money, and they've targeted a lot of the top young talent, French talent in particular. So you do have to have that backing to be able to do this. But it is, the results speak for themselves, and they were fantastic to watch as well. That's another thing we have to say about them, that the football they played was wonderful, and they've got great defenders, they've got great width, they've got an unbelievable midfield that all play football, and they've also shown during this on Saturday we saw them. We showed that what they could do from a defense or offensive perspective, and that they tore Inter, one of the great defensive teams in Italy, to shreds. But they also, throughout the tournament, they showed it at Liverpool. They showed it against Aston Villa as well when they were up against it. They've got resilience as well. They showed it a little bit against Arsenal as well when Arsenal tried to put the pressure on them as well. So this is a proper team, and it's a young team, and that should be a terrifying thought for the rest of Europe, that these guys could actually, now that they've got that first Champions League, they could go and get a second and a third in the next couple of years. Yeah, and now the Club World Cup as well. Let's see what these guys do over there as well. It's exciting times ahead for PSG and their fans, especially French football as well. But I'd also like to ask you, Mark, given your close attention to Italian football, a lot has been said about Inter Milan and Simone Inzaghi as well. Given the fact that they were the defending champions in Serie A this time as well, they came second, a close second. They came in the finals in 2023 as well. All that criticism which is now being drawn towards this team and the manager, do you think that's fair? And do you see Inzaghi now staying with the club, or they will be looking for someone new? No, I don't think it's fair to criticize a team that's been unquestionably one of the best in Europe over the last 2 or 3 years. As you said, they've been in 2 finals over the last few years, and they achieved great things to get to those finals. I didn't expect them to beat Barcelona at all. I thought they would make life very, very difficult for them. But I mean, their performance against Barcelona, but in both legs actually, was absolutely sensational. So I think it's very harsh to be super critical of them. Obviously, they didn't turn up on Saturday. We can talk about the brilliance of PSG and all their incredible attackers and midfielders, but Inter did not play well. Like there's no getting away from that. And Inzaghi, I think he picked his strongest team. There was fitness doubts over some of them, but including Lautaro, which was obviously a big thing, and he didn't look 100% match fit at least. But some of the substitutions weren't particularly inspiring. He was bringing on defenders when maybe he should have brought on more offensively minded players like Fratesi, who was the hero in that magnificent second leg win over Barcelona. So I can understand some of the criticism, particularly because you alluded to the fact that they didn't win Serie A this season. They missed out by a point, but they blew that. They absolutely blew it. It was there in their hands on the penultimate match day, and they conceded a 90th minute penalty. And it was kind of indicative of Inter's season, and that they were consistently throwing away points that they should have won. And I think ultimately, though, that came down to the age of the squad. Is that I think Beppe Marotta pointed out that they played 19 more games this season than Napoli, who finished second. Napoli didn't have any European football, and it caught up with Inter, because as we saw in the final, they looked like an old team. They played, I think they were the first team ever to play 3 players either 36 or over. I think it was the oldest team in the knockout stage, and you saw the difference between PSG's youth and Inter's experience in the final. It was staggering, and it was tough to watch at times. So
Yeah, I wouldn't be too critical of them because I think they've achieved a lot on a very small budget. I think, you know, if you look at Hakimi, who played in the final, Inter had to sell Hakimi to Paris Saint-Germain 4 years ago to balance the books. And I think that shows the difference that those two clubs are operating on in terms of the financial plane. So I wouldn't be too critical, but late to answer your question, I do think it's the end of an era, whether Inzaghi stays or not, and I think he might go. That squad has to be overhauled, it has to be revamped, and we're going to see Pepe Morata trying to bring in as many free transfers and low budget signings as possible. But it's a bit of a sad, bitter end for a great Inter team, I think. I couldn't agree with you more on you on that one as well. Mark, thank you so much for being with us and always sharing your insights with us. Thank you so much. No worries at all. It's always a pleasure to be on. Thank you. Thank you. ये थे goal.com के फीचर्स एडिटर मार्क डोयल शेयरिंग हिज इनसाइट्स काफ़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बातें की स्पेशली विद द ओवरऑल व्हिच इज एक्सपेक्टेड नाउ एट इंटर मिलान रिगार्डलेस इफ इंजागी stays or not. इसके साथ साथ let's have a look at the European newspapers how they covered the Champions League final on our screens. We can start with the newspaper from Italy, La Gazzetta dello Sport, and ये है संडे सुबह का. उसके ऊपर जो है इंटर मिलान के प्लेयर्स हैं, all of them are dejected. Cosino 5-0 and L'Equipe, ये फ्रांस का अखबार है एंड ये सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं ऑफ PSG. एंड Le Parisien, ये भी फ्रांस का अखबार है. दे आर शोइंग PSG विनिंग द चैम्पियंस लीग. ये है L'Equipe आज सुबह का जो दिखा रहा है द ट्रॉफी परेड एंड सेलिब्रेशन ऑफ PSG इन पेरिस. एंड अगेन अनदर फ्रेंच न्यूज़पेपर Le Figaro, ये इन लुई एनरिके को दिखा रहे हैं being tossed in the air by his teammates. And La Gazzetta dello Sport, ये भी इटली का अखबार है, and they are talking about Inzaghi's future at Inter Milan. And in terms of all the transfers, players की हम ट्रांसफर की बात करते हैं, we have talked about managers as well, and Atalanta के जो मैनेजर हैं अब वो आ चुके हैं to AS Roma. Quite surprising, काफ़ी सालों बाद जिस तरह से इन्होंने जो है गैस्पेरिनी जिस तरह से इन्होंने जो है चेंज किया है, जिस तरह से गैस्पेरिनी साहब ने चेंज किया अटलांटा को और अब ये आ गए AS रोमा. इसके साथ साथ एलेग्री जो बहुत सालों से यूवेंटस के साथ अटैच थे वो भी अब AC मिलान आ गए. नाउ वी हैव टू वेट एंड सी कि इंटर मिलान जो हैं कौन से नए मैनेजर आते हैं. एंड काफ़ी चमक हो रही हैं कि पोस्टेकोग्लू और स्पर्स वो रहेंगे या नहीं. लग रहा है कि शायद उनको दरवाज़ा दिखाया जाएगा. सो वहाँ पे कौन आते हैं जनाब? जी 17th पोजीशन पे फिनिश किया है और अब जो है वो सुपर. उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि बेस्ट सीजन और क्या चाहिए, बेटर सीजन देन आर्सेनल. यस एग्जैक्टली हाँ, उस लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है. बट अगर यही स्टैंडर्ड्स रहे तो फिर चैंपियंस लीग में आपको पता है टीम्स कैसी हैं. PSG जैसी टीम है, आपको लगता है कि या इवन लिवरपूल है या सिटी है कि ये ठहर पाएंगे. बट राइटली सो उन्होंने ट्रॉफी तो जिताई इतने अरसे बाद. बिल्कुल सही. और एक जहाँ फाइनल की बात करें, एक स्पेशल मेहमान मौजूद थे जिनको बहुत लोग हमारे पाकिस्तान में भी पसंद करते हैं. अब तो रिटायर हो चुके हैं अपने स्पोर्ट्स से, MMA मिक्स मार्शल आर्ट से वो रिटायर हो चुके हैं, बट स्टिल ही कमांड्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड पॉपुलैरिटी अक्रॉस different sports and different countries amongst fan base as well. बात हो रही है Khabib की. He was there at the Champions League final. Let's have a look at how Khabib was celebrating and being at the final. Let's go, Andrew! I remember. Let's go, 1, 2, 3, Hala Madrid. Congratulations, amazing game. खबीब ने कोशिश की कि वो लुई एनरिके से हाला मैड्रिड जो है वो बुलवा दें. जी लतीफ़. जी अल्तमश ऑब्वियसली, लेकिन अब वो PSG को सपोर्ट करते हैं खबीब, बिकॉज पहले वो काफ़ी रियल मैड्रिड पे के फॉलोवर रह चुके हैं. और बड़े बड़े नाम अल्तमश ये फाइनल देखने के लिए आए थे. जैसे हमने आई शो स्पीड को देखा जो यूट्यूबर हैं, प्लस टॉम क्रूज थे, डेविड बेकम थे, 600 स्टाफ जो PSG का पूरा था उन सबको पूरी अकोमोडेशन और फ्लाइट्स को फंड किया नासिर अल खलीफी ने. और पूरा स्टाफ एक एक बंदा PSG का आया था इस स्टेडियम के अंदर ये फाइनल देखने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है.
वहां पे यूरोपा लीग फाइनल के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्ट स्टाफ को नहीं फाइनेंस कर रही थी, it was financed by Amarim ने जो है एग्जैक्टली Amarim ने खुद फिर वो सपोर्ट किया। 360 डिग्रीज बिल्कुल, और वहाँ जो टीफोज लगाए गए थे और हमने शो पे उस को हाईलाइट नहीं किया, जल्दी से बता दें कि उनके फैंस ने जिस तरह से पैलेस्टाइन के कॉज को सपोर्ट किया वो देखने से ताल्लुक रखता था। बट जेंटलमैन, थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लतीफ, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके साथ क्लब वर्ल्ड कप कवर करेंगे एंड आपकी फेवरेट यूएफए नेशंस लीग। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल वी मीट अगेन, टेक गुड केयर एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम द एंटायर टीम। गुड नाइट।